नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी साधु योगराज जीएलसी टॉप 50 आईएएस से। थोड़ा विलम्ब हो गया वीडियो में। मैंने जैसा आपसे वादा किया था कि एमपी हिस्ट्री को अपन पढ़ेंगे। आज अपन थोड़ा सा देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश और उनके ओवरव्यू। ये एक इंट्रो जिसे जानकारी की तरह है कि भाई आप एक बार उनके बारे में हल्का सा जानें, फिर अगले वीडियो में हम इसको ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, उनसे रिलेटेड जो एक शॉर्ट नॉलेज है वो देखते हैं। चल्दे डायनेस्टी, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। मध्यकालीन मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बेहतरीन राजवंश जो वास्तव में अपने निर्माण के लिए जाना जाता है। जब दक्षिणी भारत में चोलाज या चोल डायनेस्टी डेवलप हो रही थी, उसी टाइम से नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है चंदेल वंश सबसे प्रभावकारी राजवंशों में था। इनका मुख्य उद्भव क्षेत्र जो रहा था वो बुंदेलखंड क्षेत्र रहा था। प्रारंभ में इन्होंने अपनी कैपिटल जो है महोबा कालिंजर को और बाद में खजूरवाहा, खजुराहो, झिझाग भुक्ति क्षेत्र जो है उसको अपनी राजधानी बनाया। इसके संस्थापक 831 एडी में नन्नुक माने जाते हैं। तोमर वंश ये मुख्यतः ग्वालियर में था, राजधानी ग्वालियर थी। इसके संस्थापक वीर सिंह देव जो 14वीं सदी में आए थे और 14वीं सदी में इस वंश की स्थापना की। वैसे इस वंश के पूर्ववर्ती जो जैसे अनंगपाल जी तोमर है, उनको दिल्ली का संस्थापक माना जाता है। कम्युनिटी हुई थी लेकिन एज अ डायनेस्टी नहीं थे ये लोग। और इसी वंश के राजा मान सिंह जी महाराज थे, जिनकी प्रेयसी मृगनयनी, जिनके लिए उन्होंने ग्वालियर में गुजरी महल बनाया था। चंद्रवंश ये बघेलखंड से लेकर बुंदेलखंड तक फैला था। ये वैदिक कालीन राजवंशों में से माना जाता है। वैसे वास्तविकता में क्या था कि जो राजा चंद्र हैं वो बुंदेलखंड के शासक थे और मनु व्यवस्थ की पुत्री इला का विवाह उनसे हुआ था। इस कारण से इस राजवंश को एल साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है और इस राजवंश के आदि पुरुष चंद्र ही माने जाते हैं। इनका विस्तार बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों क्षेत्रों में था। इनके दो पुत्र भी थे, आयु और अमावस। यादव राजवंश ये बेतवा केन नदियों और जो चंबल वाला क्षेत्र है, इन तीनों नदियों के आसपास वाला क्षेत्र था। चंद्रवंशी शासक ययाति ने अपने साम्राज्य को अपने 5 बेटों में बांटा था। इनमें से जो इनके पुत्र यदु थे उनको 3 क्षेत्र मिले थे, चर्मनवती मतलब चंबल, नेत्रवती बेतवा, सुक्तिमती केन। और ये क्षेत्र मिलाकर यदुवंश या यादव वंश की जो है प्रारंभिक भूमिका को रूप में जाने जाते हैं। परमार डायनेस्टी ये मालवा में थी और ये भी स्वर्णिम इतिहास रखती है। प्रारंभिक राजधानी इनकी उज्जैन थी, बाद में राजा भोज के द्वारा धारा नगरी को राजधानी बनाया गया। इस वंश के संस्थापक जो है उपेंद्र कृष्णाज माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रकूटों के सहयोग के द्वारा इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया था। इसके प्रथम स्वतंत्र शासक जो किसी प्रकार के सामंतवादी व्यवस्था में नहीं थे वो सिमुख श्रीहर्ष माने जाते हैं। शुंग डायनेस्टी वैसे बेसिकली ये इंडियन हिस्ट्री में अपन मगध डायनेस्टी जो है उससे रिलेटेड है, लेकिन विदिशा को इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। और अग्निमित्र जो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे वो यहाँ राज्यपाल बन के आए थे, उस समय ज़्यादा प्रसिद्ध रहा। बाद में जो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आए शुंग डायनेस्टी के समय, उन्होंने यहाँ गरुड़ स्तंभ बनाया जिसे आम भाषा में वहाँ लोकल लैंग्वेज में खाम बाबा कहा जाता है। और शुंग डायनेस्टी जो है आप ये मान के चलिए कि तात्कालिक भारत में वर्तमान में अगर अपन किसी भी राजवंश को देखें तो कट्टरता के साथ सनातन धर्म का प्रचार प्रसार एक तरह से मान सकते हैं कि इन्होंने, जैसे जो सांची स्तूप है उसके ऊपर वेदिकाओं का निर्माण करवाया। विदिशा जो है वो शुंग वंश की द्वितीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। नागवंश, हालांकि नागवंश का जो विस्तार है वो विदिशा, ग्वालियर, मथुरा तक था। इसके संस्थापक वर्षनाग माने जाते हैं। प्रारंभ में इनकी राजधानी विदिशा ही थी, बाद में इस वंश की राजधानी भीमनाग करके जो राजा हुए थे वो पद्मावती ग्वालियर लेके गए। बुंदेला डायनेस्टी ये बुंदेलखंड एरिया में थी। राजधानी 1531 में ओरछा को बनाया गया। इसके संस्थापक रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला थे। हाँ, मैं ये बात कहना भूल गया, इसकी पीडीएफ आप अपने जीएलसी आईएएस ऐप को डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऐप है अपने इंस्टीट्यूट का, वहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होगी। होलकर वंश ये मालवा में था, राजधानी इनकी इंदौर रही, संस्थापक मल्लाराव होलकर। गुहिल वंश ये मंदसौर क्षेत्र में था। वैसे जो गुहिल वंश है वो मूलतः राजा गुहा द्वारा मेवाड़ में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश में गुहिल वंश जो है वो मंदसौर क्षेत्र में था। इसकी जानकारी हमें जीर्ण अभिलेख से प्राप्त होती है, जो पहले मंदसौर अभिलेख के नाम से जाना जाता था। जीर्ण जो है वो वर्तमान में आपका नीमच में आता है। अगर इतिहास में आप मंदसौर शब्द कहीं भी पढ़े तो नीमच को उसके साथ इंक्लूड ही मान के चले। जीर्ण अभिलेख वर्तमान में नीमच में है, ये आप ध्यान रखें। और ऐसा पता चलता है कि भाई जो अपना मालवा या मंदसौर के जो गुहिल थे उनके पहले जो शासक थे वो विग्रहपाल थे। ओलिकर राजवंश ये प्राचीन मंदसौर में ओलिकर वंश की स्थापना स्थापित हुई थी। इसमें प्रमुख शासक जयवर्मन, सियवर्मन व नरवर्मन आए थे।
इनमें एक शासक बंधुवर्मन है, जिनका प्रसिद्ध शिलालेख मंसूरमी है, जिसमें ये उल्लेख मिलता है कि उन्होंने सूर्य मंदिर के लिए दान किया था। साथ ही यहाँ गुप्त काल के लगभग का इतिहास पाया जाता है कि गुप्त काल के आसपास की चीज़ें मौजूद थी, गुप्तकालीन क्षेत्र में भी आता था। यहाँ के जो मंसूर अभिलेख प्राप्त हुआ, उस मंसूर अभिलेख में रेशम के वस्त्रों के व्यापार, व्यापारिक श्रेणी जो अलग-अलग ऐसे पहले जैसे अभी अपने जैसे अलग-अलग व्यापार करने वाले लोग अपना एक गुट बनाते हैं, तो मैं वो श्रेणी कहलाता था, तो उसका उल्लेख भी मंसूर अभिलेख से प्राप्त होता है। सिंधिया वंश ये ग्वालियर में था। सिंधिया डायनेस्टी के संस्थापक जब विभाजन हुए थे मराठाओं में, तो 5 विभाजन हुए थे, होलकर, सिंधिया, छोटी पाती, बड़ी पाती, पंवार और आपका गायकवाड़ और भोसले। तो उसमें से राणा जी सिंधिया ने सिंधिया राजवंश की स्थापना की। पानीपत के तृतीय युद्ध में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल मची थी और महादजी सिंधिया थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने वापस ग्वालियर को अपने कब्ज़े में ले लिया और ग्वालियर में सिंधिया वंश को वापस से उन्होंने एस्टेब्लिश किया। सेल वंश ये महाकौशल में फैला हुआ था। महाकौशल मतलब आपके जबलपुर के आस-पास वाला क्षेत्र, नर्मदा का जो उत्तरी भाग वाला पार्ट है वो। और सेल वंश की जो वंशावली है वो राधौली ताम्रपत्र से मिलती है। राधौली ताम्रपत्र रिलेटेड टू शेल राजवंश और फ्रॉम बालाघाट। इसमें प्रथम राजा का उल्लेख मिलता है श्री नरेश श्रीवर्धन। पांडे वंश ये शहडोल के मेकल रीजन अमरकंटक क्षेत्र में था। इसकी जानकारी बसनी ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। इसके प्रथम राजा जयबल माने जाते हैं। इसके अंतिम राजा भारत बल थे। कारुष राजवंश जो मनु पुत्र व्यवस्थ थे, उनके 10 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र कारुष थे, उन्हीं के नाम पे इसे कारुष राजवंश के नाम से जाना जाता है। वर्तमान रीवा बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वहाँ पे इस राजवंश का शासन था। परिवारजक राजवंश इसके आगे 1-2 हिस्से और भी देखेंगे आप, क्योंकि जो उच्चेहरा है उसी के बाद ये एक दूसरे राजवंश के रूप में भी जाना जाता है, आप कन्फ्यूजन नहीं लेंगे। परिवारजक वंश बुंदेलखंड में था। इसके पहले राजा देवादई थे। पन्ना के आसपास के क्षेत्र में ये डेवलप हुआ। राजधानी इनकी उच्चेहरा थी और इस वंश के अंतिम राजा संक्षोभ थे। मोखरी वंश ये मालवा क्षेत्र में ही था। हालांकि मोखरी वंश को आप आगे देखेंगे तो ये मोखरी डायनेस्टी जो है आपको कन्नौज तक नजर आएगी, उसका प्रारंभिक स्वरूप यहीं से आया था। बोधी वंश दूसरी सदी में वर्तमान जबलपुर जो पहले त्रिपुरी व तेवर के नाम से भी जाना जाता था, इसकी स्थापना श्री बोधी द्वारा की गई थी। मध्य वंश बघेलखंड के महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक दूसरी सदी में। इस वंश के राजाओं का संघर्ष जो है कुषाणों से भी हुआ था और राजधानी बांधवगढ़। आभिर वंश चौथी सदी में आया था। ये प्रारंभ में सातवानों के सामंत थे आभिर वंश के लोग, और ईश्वर सेन नाम के जो इनमें शासक थे उन्होंने अनु प्रदेश वर्तमान निवाड़ में इसकी स्थापना की थी। वाकाटक वंश चौथी शताब्दी में आया। इनका मुख्य क्षेत्र अपना छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नर्मदा के दक्षिण में था और इस वंश के संस्थापक विंध्यन शक्ति थे। आप इसकी PDF GLCIS ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का।